नमस्कार। मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। और किन्नौर अब तक पेज में आज एक पहली एक इस प्रकार का जो समस्या और इस प्रकार का जो गांव की समस्या जो आपसी समस्या रहती है उसको हम लेकर आए हैं। हमारा मकसद नहीं है किसी समुदायों को आपस में लड़ाना, हमारा मकसद भी नहीं है यहाँ पर जो है आपसी जो है समुदाय यहाँ पर जो है अपनी केस लेकर आए। लेकिन जब कोई किसी के ऊपर कोई सुनता नहीं है, आज का हमारा एपिसोड है गांव शहर राजनीति एपिसोड में मेरी भी सुनो। जब आपका कोई सुन नहीं रहा है, ना पंचायत ना आपके शासन प्रशासन, तो ऐसे में हमारा प्रयास है कि हम उनकी आवाज को आप तक लेकर आए। आज हमारे बीच में ऐसे शख्सियत है जिनको 1984-85 में उनकी दादी जी को जमीन मिली थी, इंदिरा आवास के तहत जमीन मिली और इंदिरा आवास के तहत मकान बनाने के लिए रुपए भी मिला। लेकिन 1984-85 के बाद आज उनकी जो है दादी के जो नाम है नहीं, और उनको आज जो है जिसके नाम पर जमीन निकल रहा है, जिसके जो मालिकाना हक है, वो उनको कह रहा है कि जमीन मेरी है। अब विषय ये है कि आपसी समुदायों को लड़ाना है। मैंने इस विषय पर पटवारी जी से जब संपर्क किया, पटवारी जी ने कहा कि जो जमीन उस समय 1984-85 में उनको मिला है, वो जमीन उस समय भी उन्हीं के नाम पर थी जो वर्तमान में चल रही है। तो उनके नाम पर थी। तो यहाँ पर आता है कि इंदिरा निवास के तहत वो जमीन फिर जो है इनकी दादी को कैसे मिला, अगर मिला तो फिर जो है मकान बनाने के लिए कैसे मिला। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हमने यहाँ पर एक्सपर्ट रखे हैं। हमारा मकसद रहता है कि अगर इस प्रकार की जो है आपसी मतभेद हो रहा हो, या इस प्रकार से कहीं सरकार के द्वारा जो गलतियां हुई हो, या प्रशासन के द्वारा गलतियां हुई, या पंचायत के द्वारा गलतियां हुई है, कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई है। आज 85 के बाद अगर हम यहाँ पर सर्वे करेंगे तो कम से कम 40-50 साल से भी ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में आज जो है अधिकार जो जिनका अधिकार बन रहा वो अपने जगह में सही है, जिनके जो भूमि बन रही है अपने जगह में सही है, क्योंकि उनका जो जमीन है उस समय भी उनकी थी और आज भी उनकी है। लेकिन उनकी जमीन पर इन्होंने इनका जो है मकान है, और लेकिन ये कहते हैं कि ये जमीन दादी जी के समय का जो है इंदिरा निवास के तहत। हालांकि ये अकेले नहीं, 4-5 लोगों को मिला है वहां का जो जमीन। तो क्या ऐसे में ये जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतीश नेगी जी सांगो से, सांगो एरिया से, तो ऐसे में किसके पास जाएंगे, और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं। तो एक्सपर्ट की राय को जानेंगे कि ऐसे में हम कहाँ जाएं, क्या निर्णय ले सकते हैं, क्या हमें उस मालिकाना हक है, या उसी के पास जाएंगे, उससे विनती करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कीजिए, या फिर सरकारी कहीं दस्तावेज को खंगोल कर सरकार के खिलाफ जो कोई कानूनी कार्रवाई होंगे। हमारे साथ आज जुड़े हैं एक्सपर्ट में हमारे रमेश कुमार जी, BA LLB एंड PG इन ह्यूमन राइट्स इंडियन और सोसाइटी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, मानव अधिकार के लिए काम करते हैं और सभी के लिए सलाह देते हैं। आज उनकी सलाह को भी जानेंगे। और जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं जिनकी जो जमीन पर जो पैसा मिला था, जिनको जमीन मिला था, उनके पोते नाते जो भी उनके हकदार है हमारे साथ जुड़े हैं। आपके समक्ष उनकी बातों को जानेंगे, और हमारा मकसद है कि इस प्रकार की अगर हमारे किन्नौर के अंदर में किसी भी समुदाय को लड़ाने लेकिन सुलझाने का प्रयास रहेगा, और कैसे सुलझेगा यह केस जानते हमारे एक्सपर्ट से, और कैसे जो है मिलेगा इनको न्याय जानते हमारे एक्सपर्ट से। तो सबसे पहले हम मिलते हैं हमारे आज के जिन्होंने ये इस एपिसोड में स्पेशल भागीदारी निभाने की कोशिश की है। और क्योंकि सुन कोई नहीं रहा है, और लेकिन इन्होंने जनता के बीच आप भी अपना एक्सपर्ट दे सकते हैं कि हमारे सतीश जी जिनको 1984-85 में जमीन मिली है और पैसा मिला है, मकान बनाया, आज वो जमीन किसी और की है। आप अपनी राय भी रख सकते हैं कि सतीश जी कहाँ जाए, किससे निर्णय ले। तो चलिए मिलते हैं हमारे आदरणीय सतीश जी से। सतीश जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक के पेज में। नमस्कार सर, नमस्कार जी। मैं सभी आपसे निवेदन करता हूं कि आप आपने मुझे लाइव पाने के लिए अपना ये करने के धन्यवाद जी। मैं अच्छा ये सतीश जी, जानना आपने चाहता हूँ। आपने कहा है, सतीश जी सबसे हाँ पहले जी। हम जानेंगे, आपने कहा है
माइक ऑफ करेंगे आप जब आपकी बारी आएगी। आपने कहा है कि आपकी दादी को 1984-85 में इंदिरा निवास के तहत भूमि मिली है। माइक ऑन करें। सर हमारे को इंदिरा निवास के तहत श्री श्रावणी देवी यानी कि 5-6 लोग हैं जिनको इंदिरा निवास के तहत भूमि मिली थी। आज वो भूमि किसी और के नाम निकल रही है। हमारे को तो पता भी नहीं था कि किसी और के नाम की भूमि है वो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिमाचल सरकार ने उस वक्त दूसरे की भूमि, भूमिहीन लोगों को किसी और की भूमि कैसे दिया गया? जो जिसके पास जमीन नहीं था, मकान बनाने को पैसा नहीं था, उनको मकान बनाने को पैसा दिया, जमीन दिया, और दूसरे की जमीन कैसे दिया? क्या सरकार के पास क्या जमीन खाली नहीं थी उस टाइम? उस वक्त भी हिमाचल सरकार के पास बहुत जमीन खाली थी। जो दूसरे की जमीन में किस वजह से कैसे दिया गया, हमारे को तो पता नहीं। हमारे को तो आज 40 साल के बाद मकान पड़ दिया बंदे ने। तो मैं ये जानना चाहता हूं सर कि इंदिरा निवास के तहत जब भूमिहीन लोगों को भूमि मिला, कोई हम एक लोग नहीं है, 5-6 लोग जिनको भूमि मिला हुआ है, तो उस वक्त भी जो आज मकान तोड़ रहा है, मकान जगह बेच रहा है बंदा, मेट मेट का काम भी उसी ने किया। अभी उसने उनको पता नहीं किस किस हिसाब से काम किया होना उससे उस वक्त। और आज जब जमीन बेचने की बारी आ रही है तो बोलता है मेरी जमीन है। हमारे को तो मालूम नहीं था कि उसकी जमीन है। हमारे को सिर्फ इतना मालूम था कि हमारे को इंदिरा निवास के तहत हिमाचल सरकार ने भूमिहीन लोगों को भूमि दिया हुआ है। जी, तो मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से, उनसे जानेंगे कि इस प्रकार का अगर पेचीदा समस्या आते तो क्या करेंगे सबसे पहले। रमेश सर, अपना नमस्कार सर, आपका स्वागत है। रमेश सर, आपको हमारी आवाज आ रही है सर? हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी। सर, विषय बहुत ही ज्यादा पेचीदा है यहाँ पर। हमारे श्री जी, आवाज अपना एक माइक ऑफ सेकंड सर, करें। प्लीज प्लीज। जी। जी रमेश सर, बोलिए। हेलो। नमस्कार जी। किन्नौर अब तक पेज के नमस्कार सभी सर। व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, साथ में राम भगत जी को, साथ में सतीश जी को नमस्कार जी। आप कुछ बोल रहे थे तो थोड़ी आपकी साउंड कट रही थी, मुझे जी। ढंग से सुनाई नहीं दिया। शायद सिग्नल का कोई प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। ये आप बोल रहे हैं 1984, 1984 या 85 में आपके दादी जी को सरकार ने लैंडलेस लैंड दिया था। उस पर आपको क्या? सरकारी स्कीम से पैसे मिले और आपका शायद मकान वहां बन चुका है। और हाँ आज जी, की हाँ जी। डेट में वो जो लैंड जहां पर आपका मकान दिख रहा है, बना हुआ है, वो किसी औरों का जी निकल जी। रहा है। ऐसे कह रहे हैं, क्या मैं सही हूँ? जी सर, हाँ जी, हाँ जी, वो किसी और की भूमि निकल रही है आज ना जी। अब इतने साल हो गए, 40 साल हो गए आज। सन 84-85 के बाद आज वो किसी और की अच्छा भूमि निकल रही है वो। अच्छा, कोई बात नहीं। आप पहले मुझे ये बताइए, आपकी दादी जी को जमीन मिला, ठीक है, कहाँ मिला वो आपको पता नहीं है, छोड़िए परे, पर आपके पास जी कोई जी। सैंक्शन ऑर्डर है? सर वो तो सरकार के पास होना सर, हमारे पास तो क्या, हमारे को तो पता ही नहीं था। हमारे को तो 40 साल के बाद पता लग रहा है। वो तो हिमाचल सरकार जिसने भूमि दिया, जिसने भूमिहीन लोगों को भूमि दिया, पैसा दिया, अच्छा, ओके। उन्हीं सरकार के देखिए पास। ओके सतीश जी, देखिए, मैं समझता हूं जब कोई आदमी किसी जगह में अपनी जीवन की पूंजी को लगाता है और अचानक से उसमें कोई खलबली आ जाती है तो परेशानी मानसिक तौर पर होती है। मैं इस चीज को समझता हूँ, लेकिन आपको जी एक काम करना पड़ेगा। आपको दोबारा जी से रेवेन्यू वालों के पास जाना है और
जब आपका 1984-85 में आपको जब वो मकान बनाने के लिए जो भी पैसा मिला है, वो रिकॉर्ड आपका जी जी वेलफेयर डिपार्टमेंट बोलते, आजकल उसका नाम है सर, मैंने 1100 नंबर में कॉल किया था तो तहसील एक मिनट रुकना जी, एक मिनट रुकना 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 पहले रुकना आप प्लीज। सुनिए, पहले आप सुनिए। जी जी एक मिनट थोड़ा रुकना पड़ेगा जी, थोड़ा सा ठहरो, मेरे को डिस्टर्ब फोन आ रही है, मैं उसको नॉट डू नॉट डिस्टर्ब में लगा रहा हूँ, बस हो गया जी। अच्छा सतीश जी, थोड़ा सा आपको सिर्फ समझना है कि आपको एक काम करना है, आपको दोबारा से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाना है, और जो वेलफेयर डिपार्टमेंट से उस टाइम मकान बनाने को पैसे मिलता था, आज उसका नाम बदल करके सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जी इसका जी मुख्यालय हेडक्वार्टर में ये लोग बैठते हैं। आपको वहां जाके रिकॉर्ड अगर वो लोग नहीं देंगे तो आरटीआई से मांगना है कि 1985 आप थोड़ा सा अपना माइक को बंद करें, अभी मैं बोल रहा, माइक बंद करें, थोड़ा आवाज गड़बड़ हो रहा है, पहले अभी माइक बंद करें आप अपना। हाँ थैंक यू। आप लोग मेरे को सुन रहे तो प्लीज अंगूठा सर उठाइए सतीश जी। शुरू से कहें इनको ताकि ये समझे, शुरू से समझाए। सतीश जी आप मेरे को सुन, ओके सतीश जी आप मुझे सुन रहे हैं, अंगूठा उठाइए, जब भी आपको प्रॉब्लम आएगा हाथ उठाना, आवाज नहीं आएगी तो हाथ उठाना, अभी अंगूठा उठाना यदि आप सही सुन रहे तो, इस तरह सही सुन रहे हो आप मुझे? अंगूठा उठाना जब आपको सही सुनाई दे रहा है तो, यस। अच्छा सुनिए सतीश जी, आपको एक काम करना है, क्योंकि मैंने आपकी बात को सुना, आपको पास अभी कोई कागज अभी तक नहीं है, आप मतलब इसको ओरली बोल रहे हो, जमानी बोल रहे हो। सुनिए, सबसे पहले आपको 1984-85 में जब आपकी दादी जी को जमीन मिला था, उस रिकॉर्ड को निकालना है। अगर आपको वो भाई बंद सीडी फॉर्म दो प्रकार से निकाल सकते, किसी भी रिकॉर्ड को आप कोर्ट से, क्योंकि मामला यहाँ जमीन का है तो कोर्ट कहा जाता है, चाहे आप तहसील में जाओ, चाहे वो छोटे कोर्ट, बड़े कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट बोलेंगे हम, तो आपको कोर्ट में जाके तहसील ऑफिस में जाकर के सीडी फॉर्म भरना है। 1984-85 में मेरी दादी फलानी देवी को, वाइफ ऑफ फलानी देवी को लैंड मिला था, उसका रिकॉर्ड को लेना है। रिकॉर्ड पढ़ करके फिर समझ आएगा कि मामला क्या है। अभी बीच में आपका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, मैं मान गया अभी। फिर आपको पता लगेगा कि मामला क्या है, नंबर एक। नंबर दो, यदि आप कंफर्म है कि आपकी दादी को उस टाइम पैसा मिला था, या दादाजी को, या आपके पापा को, तो वो पैसा मिला तो वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो आज नाम बदल के उसका नाम है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिला किन्नौर, रिकोंगपियो में हेडक्वार्टर है, वहां जाना, वहां से भी रिकॉर्ड मिलेगा। तो वहां क्या आएगा, खसरा नंबर आएगा, हो सकता है जमाबंदी भी मिल जाएगा, तो हो सकता है आपकी दादी को सही में जमीन मिला होगा, आप लोग को नॉलेज नहीं है, इसलिए वो जमीन इधर से उधर कुछ भी हो सकता है। तो जब आप रिकॉर्ड को स्टडी करोगे तो आप एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंच जाओगे। तो क्या इससे आप सहमत? मेरे हिसाब से मेरा राय फिलहाल के लिए ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप करेंगे मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो दो चीज जानना है, एक बात, क्या वाकई में आपकी दादी के नाम जमीन सैंक्शन हुआ? हुआ तो किस ऑर्डर से हुआ? क्या उसका इंतकाल हुआ? क्या उसका सिर्फ डीसी किन्नौर ने ऑर्डर दिया, या उसको सीएम साहब ने ऑर्डर दिया, या उसको गवर्नर साहब ने ऑर्डर दिया? क्योंकि लोग पहले पहले प्रॉब्लम लेके बहुत जगह जाते थे। तो कुछ ना कुछ कागज मिलेगा, उसको पढ़ के नेक्स्ट स्टेप आपको पता लग जाएगा। दूसरा, मकान जो बना है उसका पैसे कहां से कैसे हुआ? पंचायत से हुआ तो एक ग्राम सभा का प्रस्ताव होगा, अगर वेलफेयर डिपार्टमेंट से हुआ तो वहां कोई ना कोई आपको कागज मिल जाएगा। जैसे मिलेगा तो उसको आपने एनालाइज करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई भी एडवोकेट साहब फिर जाइए, वो भी बिल्कुल आपको, क्योंकि आज के जमाने में ऐसा हो गया कि फ्री में कोई सलाह नहीं देना चाहता है, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, लोग फ्री में सलाह नहीं लेना चाहते हैं। तो इन दोनों प्रॉब्लम से बाहर आके किसी को रिक्वेस्ट करके लीगल नॉन पर्सन को बोलना कि मेरा ये कागज, इसको बताइए सॉल्यूशन क्या है। फिर भी नहीं मिला तो मेरे पास आप फोन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कागज पढ़ के। अभी फिलहाल जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे मैं उसका आंसर दूंगा। जी रमेश सर, मैं यही जानना चाहता हूँ कि हिमाचल सरकार ने उस वक्त भूमिहीन लोगों को जब भूमि दिया तो दूसरे की भूमि कैसे दिया हुआ वो?
वो क्या सरकार, वो जिसकी भूमि दिया, क्या उसके रिश्तेदार तो थे नहीं वो लोग, जिनको जो पांच छह लोगों को जो भूमि मिला हुआ है मकान बनाने के लिए, तो उसके कोई रिश्तेदार तो थे नहीं कि मेरे रिश्तेदार है, तुम लोग यहाँ मकान। अच्छा, ओके। आप थोड़ा समझने की कोशिश अब कीजिए। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आपको जमीन मिला है, आपकी दादी जी को जमीन मिला है, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जी अभी जी आपको प्रॉपर कागज को निकालना है। हो सकता है आपका जमीन पूरब से पश्चिम में हो, पश्चिम से उत्तर में हो सकता है। और हो सकता है आपका जमीन, आप बोल रहे हो मिला है, दादी लोग पहले जमानी सौदा करते थे, तो हो सकता जी है जी नहीं मिला हो, ये भी कहा नहीं जा सकता है ना। तो जरूरी है कि आप उस कागज को पकड़े, कुछ ना कुछ कागज आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बोला तो गलत नहीं बोला, मिलेगा। आपको उस कागज को ढूंढना है। जी सर। मैं जब तहसीलदार साहब ने फोन किया था मुझे, तो तहसीलदार साहब ने बोला कि यहाँ रिकॉर्ड में आग, यहाँ आग लगा बोला ऑफिस में। बोला वो रिकॉर्ड तो है ही नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। बोला आग लगा हुआ था बोला उस टाइम ऑफिस में, भावानगर में आग लगा हुआ था, मुझे तो पता भी नहीं था कि आग लगा हुआ है। तो रिकॉर्ड वहां पे जल गया बोलते। मैंने बोला सर जलने की बात नहीं, हमारे को तो यहाँ मकान खाली कर रहा है बंदा, हमारे को तो सरकार ने दिया। अच्छा, ओके, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ। देखिए, आप दो तीन बातें बताता हूँ। नंबर एक, जी तो जी एक बात सुनना आपने, जो भी लैंड का रिकॉर्ड जो मेंटेन होता है, वो होता जी जी है हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिनियम 1954। जी 1954 की धारा 32 के तहत रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो कोई भी जमीन से रिलेटेड दो कागज इंपॉर्टेंट होता है। हमें थोड़ा हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक को बोलते हैं जी हम जमाबंदी। जमाबंदी जस्ट लाइक एक ओनरशिप बताता है कि इसका मालिक कौन है। तो जमाबंदी एक होता है, दूसरा होता है आपका मैप, नक्शा बोलते हैं हम उसको। वो दो चीज होता तो बहुत है मेंटेन, लेकिन दो चीज मेंटेन होता है। वो दो चीज ही बताता है कि इस जमीन का मालिक कौन है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो जमीन ये भी बताता है कि ये जमाबंदी वो भी ये भी बताता है कि इस जमीन का मालिक कौन है। दूसरा ये भी बताता है कि इस जमीन पर काश्त कौन कर रहा है, कब्जा किसका है। तो किसी जमीन पर कब्जा कई प्रकार से होता है। खेती बाड़ी करके कब्जा होता है, पौधे लगा के कब्जा होता है, मकान बना के कब्जा होता है। अगर कोई व्यक्ति, मेरा उद्देश्य यहां बैठ के किन्नौर के लोगों के अंदर डिस्प्यूट करना नहीं है, क्योंकि हम लोग आज यही गलती कर रहे हैं। एक चीज और बताता हूं अपने, हमारे श्री राम भगत जी को भी, हमारी लोगों की एक मानसिकता क्या रहती है कि रेवेन्यू के मामले में जो पटवारी जी ने बोला, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेते हैं हम लोग। और जी पुलिस जी के मामले में ना है, किसी के बातों में नहीं आना है और एकदम से एक्शन रिएक्शन मत करना है। थोड़ा समझिए। जहां पर मैं किसी प्राइवेट लैंड पर 12 सालों से या उससे ज्यादा सालों से मैं रह रहा हूं, या मेरा कब्जा है, तो उसका जो असली मालिक निकलेगा बाद में, चाहे वो बाद में निकल रहा है या उसको भी खुद को पता नहीं है, तो वो एकदम से उस व्यक्ति को उस जगह से उठा नहीं सकता है। ये मैं कानूनी बात बता रहा हूं। ये प्रोविजन आपको मिलता है सेक्शन 32 में, धारा 32 HP लैंड मैं यही रेवेन्यू जानना एक्ट चाहता 1914। सर, मैं यही जानना चाहता हूँ, उसने आज 40 साल के बाद मेरा मकान ही पट दिया, पूरा मकान बेच दिया, जगह जगह ही बेच दिया बंदे ने दूसरे बंदे को। ओ, ये बड़ी सीरियस समस्या है वैसे तो। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ऐसा कैसे कर सकता था कि उसको पहले जगह आइडेंटिफाई करना चाहिए था। वो आइडेंटिफाइड करके फाई करके तब करके, अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं था तब होता था ये। जी जी अब एक चीज और समझिए, उस बंदे ने जगह। एक चीज और समझिए, एक चीज और समझना है कि कोई व्यक्ति किसी जगह में बैठा हुआ है, उसको 12 साल 13 साल 15 साल 18 साल हो गए, और कागज के अंदर जमाबंदी में उसका मालिक कोई और व्यक्ति है, और जो फिजिकली तौर पर, जो एक्चुअली में वहां ग्राउंड पर वो कोई और व्यक्ति, चाहे मकान बना के बैठा है, चाहे वो पौधे लगा के दे बैठा है,
तो हर व्यक्ति को लॉ के जी प्रति अवेयर होना चाहिए, क्योंकि कानून बोलता है, हम भारत के किसी नागरिक से ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि मेरे को कानून का पता नहीं है। कानून सीधा सीधा बोलता है कि सब व्यक्ति को कानून का पता होना चाहिए। तो जरूरी होता है कि अगर आपको जमाबंदी में आपका कब्जा नहीं दिख रहा है, तो आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, वो देना पड़ता है सेक्शन 37 में, 37, हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिनियम 1994 में, 54 में, 54 में। उसमें तहसीलदार साहब को जी लिखना पड़ता है कि तहसीलदार साहब, फलाना फलाना खसरा नंबर पर मैं इतने सालों से बैठा हूं, आप आकर के देखिए और मेरा जो ना कब्जा को चढ़ाइए। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, कब्जा चढ़ाने को जो हम लोग कई बार घरदौरा बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में गिरदौरा, गर्दावरी बोलते हैं। तो गर्दावरी में आकर के वो होता है, डीसी साहब के ऑर्डर से होता है गर्दावरी, साल में एक बार। तो उस टाइम पटवारी साहब को जी और फील्ड कानूनगो की जिम्मेवारी बनती है कि फिजिकली तौर पर किस लैंड पर कौन काश्त कर रहा है, प्लस कौन उस जमीन पर बैठा जी जी है। तो एप्लीकेशन मूव करके तो तहसीलदार क्या करता है, सपोर्ट पर आता है। दो बात होती है, किसी का कब्जा को चढ़ाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका, सर, उसका अपना टीम आके देखेगा। एक मिनट जी। सर, तहसीलदार साहब ने खुद मना किया, बोला लैंड किसी और के नाम से है। मुझे तहसीलदार साहब का फोन आया था जब मैंने 1100 नंबर पे कॉल किया था, तो तहसीलदार साहब को भेजा होगा। तो तहसीलदार साहब जी का फोन आया था मेरे को, मुझे बोलने लगे कि बोला लैंड किसी और के नाम से, एक रिकॉर्ड, इसकी जो पुरानी रिकॉर्ड है वो जल के राख हो गया, वो मिल नहीं सकता है बोला यहाँ पे। तो मैंने कहा सर, हमारे को तो उससे तो कोई मतलब नहीं, हमारे को तो 40 साल हो गए, हमारे को तो मकान से मतलब है, जो हमारे को सरकार ने मकान दिया। और मकान मकान रहने को मकान दिया, हमारे पास जमीन नहीं था, जमीन दिया रहने को। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मेरे को इतने सालों के बाद आज जो हमारे पास हमारे साथ बीत रही है, तो गलती किसकी है? हमारी तो गलती नहीं है, वो तो गलती सरकार की है। तो तहसीलदार साहब राइट। को भी आके एक बार मौका चेक करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि क्या है सिचुएशन में, कैसा है। मैं उनसे भी, तहसीलदार साहब से भी गुजारिश कर रहा था, मैं कहा सर आप आके देख लो एक बार, रिकॉर्ड पूरा सामने लग जाना था पता कि कौन 40 साल से रमेश सर, कौन रह रहा है वहां। रमेश सर, यहाँ पर जैसे ही कंप्लेंटर ने 1100 नंबर पर कॉल किया तो प्रशासन ने हेल्प नहीं किया, प्रशासन मौके पर गया नहीं और फोन पर बात किया। यहाँ पर बात ये है। सर राइट, एग्जैक्टली क्या होता है ना, जो हमारा 1100 नंबर होता है, उसको हम लोग किसी कानून से जोड़ने के लिए नहीं समझती। कोई कानून बना होता है लैंड रेवेन्यू एक्ट में, जब दिक्कत आती है तो 1100 नंबर से काम नहीं चलता है। जो मैं कानून की बारीकी बता रहा हूँ, 1100 नंबर आपको फौरी फौरी देता है, मतलब तुरंत मदद देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी को घर से निकाला जा रहा है, 1100 नंबर पे पुलिस आएगी, तुरंत उसको बोलेगी अभी नहीं निकलेंगे, पहले हम पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, फिर देखेंगे आप इमीडिएट अभी किसी को परेशान नहीं कर रही है। तो 1100 नंबर तो इस इस हिसाब से आपकी मदद करता है। लेकिन इस मामले में, लैंड के मामले में, 1100 नंबर एक इंफॉर्मेशन, अदरवाइज इसमें आपको रिटर्न में जाना पड़ता है। रिटर्न में क्या तहसीलदार को आपने रिटर्न में कोई दिया, देना चाहिए। रमेश सर ओके, जी। ठीक है। यहां पर पहली बात, तहसीलदार, तहसील ऑफिस की पूरी जिम्मेवारी बनती थी कि जब इस तरह से लैंड बिक जी रहा है, कुछ हो रहा है, तो उनको फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए था, या पटवारी का रिपोर्ट, कानूनगो का रिपोर्ट उसको देखना चाहिए था। तो वो तो उनकी जिम्मेवारी बनती थी। अब क्वेश्चन आ रहा है, अब क्वेश्चन आ रहा है कि क्या आपको अब इस टाइम में जबरदस्ती निकाल सकते हैं। देखो, एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक 4 मंजिला मकान के एक तीसरी मंजिल में मैं रहता हूं। आप सुनिए बात, ये मकान आपका है, किसका है, सतीश जी का है। ये मकान आपका है। सतीश जी ने मेरे को, किराएदार को नहीं पूछ करके, ये जमीन श्री राम भगत नेगी जी को बेच दिया। तो क्या श्री राम भगत जी आकर के मेरे को क्वार्टर से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं। अब मेरे को लगता है आपको आंसर मिल सर, गया होगा। तो घर ही पड़ दिया बंदे ने। तो आपको उस टाइम मेरा लीगल तो, प्रोसेस, मैंने तभी 1100 नंबर में फोन किया था कि इमीडिएटली एक्शन हो जाए जरा। तो कोई कुछ नहीं हुआ, सिर्फ तहसीलदार का फोन आया, बोला इसमें तो रिकॉर्ड ही नहीं है, बोलते सीधे ही वो। हाँ, यहां पर मेरा कहीं तो प्रशासन से, छत लगा हुआ मकान पड़ दिया और बेच दिया बंदे ने।
तो आज 40 साल के बाद मेरा छत लगा हुआ मकान पट दिया बंदे ने, जगह ही बेच दिया बंदे ने। सुनिए, बस तो एक हम चीज कहा और बताना चाहता हूँ। जी जी ये आपको कानूनी एक चीज प्रक्रिया और से सुनिए, जाना है, आप पहले कानूनी प्रक्रिया सुनिए। जी जी सर। एक बात सुनिए प्लीज, सुनिए। ये जो रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड होता है ना, प्रेजेंट टाइम में 3 जगह में रहता है। 3 जगह में रहता है रिकॉर्ड, 3 जगह में। नंबर 1 पटवारी के पास, नंबर 2 तहसील ऑफिस के अंदर, नंबर जी जी 3 डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के रिकॉर्ड रूम में रहता है। तो सतीश जी, जी जी आपको प्रॉब्लम है, आप तुरंत एक्शन में आइए, तुरंत रिकॉर्ड जो रूम में जाइए, वहां आप सीडी फॉर्म भरिए या आरटीए अप्लाई करिए या 2 हाथ जोड़िए। आपको रिकॉर्ड, यदि जी सच में आपके दादी के नाम सैंक्शन हुआ है तो डेफिनेटली रिकॉर्ड मिलेगा। ये एक जगह नहीं होता है रिकॉर्ड, 3 जगह होता है। तहसील जल गया, नो जी प्रॉब्लम, पटवारी खान तो है ना बचा हुआ, पटवारी खान में मिलेगा। पटवारी खान जल गया, नो प्रॉब्लम, रिकॉर्ड रूम में मिलेगा। क्लियर? जी जी अच्छा, जी सर। तीसरी बात बता देता हूं। जो मकान पटा क्या होता है, देखिए आप, मैं कहीं भी रह रहा हूं, चाहे सड़क में कहीं झोपड़ी बना के रह रहा हूं, विदाउट नोटिस मेरे को उस झोपड़ी से नहीं हटा सकते हैं। आप समझ रहे तो समझिए। जी जी अगर ऐसी, अब दूसरी बात देखिए, एक चीज और बताना चाहता हूं। अगर आप मेरे लैंड में बैठे बैठे हैं 15-20 सालों से, 30 सालों से, नंबर 1 मैं आपके घर में हाथ नहीं लगा सकता हूं, आपके घर के अंदर नहीं घुस सकता हूं। अगर घुसता हूं तो आप मेरे खिलाफ सेक्शन 451 आईपीसी लगता है। अगर मैं जी प्लानिंग के जी साथ आता हूं तो 452 सेक्शन लगता है। उसमें यह नहीं देखा जाता है कि जमीन किसका है। वो जमीन सरकार का भी हो सकता है, वो जमीन सोन का हो सकता है, वो मोहन का हो सकता है, परंतु वो मेरा मकान है, 4 दीवारी वाला मकान है। उसको ना तो कोई पढ़ सकता है, जी ना उसके अंदर आ सकता है। इसमें सीधा सीधा एफआईआर बनता है। जी जी। मैं भी तभी कॉल किया था 1100 नंबर पे कि मेरा मकान छत लगा हुआ मकान पट दिया हाँ, बंदे ने उसमें इसी। आप सुनिए, आप 1100 नंबर, जी एक आपके पास ऑप्शन 1100 नंबर है, बिल्कुल ओके। उसमें लेबल होते हैं, लेवल 1 ऑफिसर। जी 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 सर, आवाज नहीं आ रही थोड़ी आपकी ना सर। वेट कीजिए। हमारे साथ जुड़े हैं आज हमारे जो अतिथि हैं, हमारे आदरणीय रमेश कुमार जी, जो इस केस के बारे में तरतीब से, ताकि हम नहीं चाह रहे कि समुदाय में, आपसी समुदाय में लड़ाई हो, हम चाह रहे कि कानूनी प्रक्रिया से अगर इनको जमीन थी तो इनको पटवारी, तहसीलदार और रिकॉर्ड रूम से इनको खोजना पड़ेगा सबसे पहला। उसके बाद अ, इनको जो सीडी फॉर्म के द्वारा मिल सकता है या फिर आरटीए के द्वारा इनको वो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही प्रक्रिया से जाना पड़ेगा ताकि ये अपनी जमीन को निकाल पाए। तो अगर आपसी लड़ते रहेंगे तो जमीन मिलेगा नहीं, क्योंकि जो जमीन उनकी कह रहे हैं वो तो कहेगा कि मेरे नाम पर है, लेकिन अ, समस्या ये है कि इनको जो है मकान के लिए पैसे मिले हैं, इंदिरा आवास के तरह जमीन मिला है, लेकिन औरों की निकल रही है। और इन्होंने 30-40 साल से रह रहे हैं। 30-40 साल के बाद वह जो वहाँ का जो अभिभावक था जो कहता कि मेरा, उसने जो है मकान पट लिया। तो ऐसे में इन्होंने 1100 नंबर पर कॉल किया। 1100 नंबर में तहसीलदार साहब जी कहते हैं कि आपकी सारी जो है उस समय के रिकॉर्ड जल चुके हैं। अगर जल चुके हैं तो फिर हमारे जो एक्सपर्ट है कहते हैं कि 3 जगह रिकॉर्ड रहता है, पटवारी, तहसीलदार, तहसील ऑफिस और रिकॉर्ड रूम। तहसील ऑफिस में जल चुका है। पटवारी के पास मैंने भी कॉल किया, पटवारी कहता है कि उस जमे की भी जमीन जो है वो उन्हीं के नाम थी। तो आखिर जो इनकी जो दादी थी शावनी देवी को तो जमीन कहाँ मिली, लेकिन जमीन मिली होगी, जरूर मिली होगी, पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में, ये खोजना होगा। हो सकता है कि कहीं उन दौरान भाई बंदी में दादी जी तो है नहीं अब, 40-45 साल के बाद दादी जी कहीं भाई बंदी में वहां बैठी हो और जमीन कहीं और जगह हो। ये सोचने समझने वाली बात है, लेकिन जब तक रिकॉर्ड रूम में जाकर अपनी जमीन को खंगालेंगे नहीं तब तक जो है इनकी जमीन मिलेगी नहीं। हाँ, अब दादी जी के टाइम में भाई बंदी में का टाइम हो सकता है, अनुदान मिला हो सकता है, और पानी आदि उस समय हम लोग जब बसते तो पानी देखते थे, खेत खलियान देखते थे, चराव देखते थे। हो सकता है कि भाई मिली भगत से थोड़ा जो है वहां पर उनसे जमीन लिया हो, लेकिन असलियत जमीन कहीं और जगह भी हो सके। तो चलिए एक्सपर्ट जी से मिलते हैं हम।
रमेश सर, मैं आपसे थोड़ी सी ये जानना चाहूंगा। सतीश जी, अपना माइक को ऑफ करेंगे। रमेश सर, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? अरे जी। 1984-85 की बात है, दादी जी का टाइम है। उस समय इंदिरा आवास के दौरान मकान मिला होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं जो है जिस व्यक्ति की जमीन निकल रही है, उनके द्वारा उनके जो परिवार से भाई बंदी में लेकर जो इंदिरा आवास का जमीन का पैसे वहां लगाया हो, और असल में इंदिरा आवास का जो जमीन है इनकी कहीं और जगह हो। ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, जी। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर इमीडिएट किसी को रिलीफ की जरूरत है। यहाँ किसी का मकान गया है तो वो क्या सड़क पे रहेगा? क्वेश्चन ये है। तो एज पर लॉ तो सीधी सी बात है कि मेरे को नहीं पता ये किस पार्टियों के बीच में डिस्प्यूट है, लेकिन लॉ का एक स्पष्ट रूप है कि यदि कोई बंदा किसी जमीन पे 12 सालों से प्राइवेट लैंड, सरकार के तो सरकारी लैंड पर 30 साल, अगर उस लैंड पर वो बिना डिस्प्यूट के पीसफुली 12 साल से ऊपर रह रहा है, तो उसको तुरंत इस तरह से खाली करवाना अनुचित है। नहीं करवा सकते प्राइवेट लैंड से। लेकिन ये बंदा, कोई भी व्यक्ति जो किसी के लैंड पर बैठा होता है, वो डायरेक्ट कोर्ट में जा नहीं सकता है इस आधार पर कि मैं 15 सालों से 20 सालों पर इसके जमीन पे रहता हूं। यहां पर वो असली मालिक भी इसको डायरेक्ट जाके खदेड़ नहीं सकता है। उसको निकालने के लिए लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कोर्ट पर फिर जो बंदा रह रहा है वो अपना डिफेंस भी करेगा, वो प्रूव करेगा, पंचायत को ले जाएगा, मेंबर्स को ले जाएगा कि मैं इतने सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ। तो मैंने पहले ही एक बात बोला कि कोई भी व्यक्ति चार दीवारी का मकान बना के रह रहा है, अब चाहे उसका मकान पूरब में है, पश्चिम में, उत्तर में, इसके जमीन में, उसके जमीन में, उसका तुरंत आप जाके मकान को नहीं पड़े, ये दिस इज द क्रिमिनल ऑफेंस। क्वेश्चन ये है कि जमीन किसका है किसका नहीं, वो तो रेवेन्यू बैठा हुआ है ना। उसके बाद भी रेवेन्यू डिमार्केशन करेगा, देखेगा किसका है। अगर कोई बंदा फिर भी 12-15 सालों में से ऊपर रह रहा है, तो उसको इतना निकालना इतना है जैसा लोग समझ रहे हैं। अब बिल्कुल मैं ऐसा बात तो नहीं कर पाऊंगा ना जिससे कि अभी झगड़ा शुरू हो जाए, ऐसा तो मेरा उद्देश्य नहीं है ना। जी, सतीश जी, आप समझ गए हमारी बातों को। कानूनी प्रक्रिया के द्वारा आपने चलना है। अगर आपको मकान पटा है तो मकान पटने से पहले क्या आपको नोटिस दिया था? ये क्या आपको बार बार नोटिस भी? तो हमारे गांव में कई प्रकार के, क्या पंचायत के द्वारा कोई प्रतिनिधि आपके पास आए, या फिर आपको ये चीजें छोड़ दिए, यहाँ पर हम बहस नहीं करेंगे। ये आपका जी जी। अपना जो है अपने गांव का जो अंदरूनी मामला हमारा कानूनी प्रक्रिया की तरफ से है। अगर आपको इस प्रकार सा कुछ किया है तो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर हमारे अतिथि महोदय कह रहे हैं कि जमीन के लिए आपको पटवारी, तहसीलदार, रिकॉर्ड रूम। ऐसा हो सकता है कि उस समय का दौरान 1984-85 के दौरान आपकी दादी और जो परिवार आपसी प्रेम मिलाप में, रिश्ते में अच्छे होंगे, रिश्ते नाते में अच्छे होंगे, तो उनको इंदिरा आवास का पैसे मिला होगा, वहां बनाने दिया होगा। और इंदिरा आवास का जो आपका जमीन है कहीं और जगह हो सकता है, इसलिए खोजिए। तो आप अपनी प्रतिक्रिया हाँ। रखें। सर, सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिसकी जमीन दी गई है उस वक्त, उसके कोई भी रिश्तेदार नहीं है। 5-6 लोगों ने जिसने मकान बनाया हुआ है वहां पे, कोई भी रिश्तेदार नहीं है उसके। सब एक अलग मिनट, अलग, अलग अलग इससे आए हुए हैं। एक मिनट, एक क्वेश्चन है मेरा। अच्छा, एक जी मिनट जी। सतीश जी, सतीश जी, आप मुझे, जी सर। मैं नहीं जानता किसका है, एक चीज मुझे ये बताइए, जो लैंड जो भी आदमी क्लेम कर रहा है, उसमें जो जी जमाबंदी में मालिक का नाम दिया जा रहा है, उस मालिक जी। जी या उसके बच्चे कोई प्रेजेंट है आपके गांव के अंदर? सर, जब जब मकान बना को, जब सरकार ने जब पैसा दिया था मकान बनाने के लिए, उस वक्त वही जो आज जमीन बेच रहा है, उसी मालिक का लड़का, वो उस वक्त मेट का काम किया हुआ उस बंदे ने। जितने भी लोगों का मकान बना, सरकार ने जब मकान बनाने को पैसे दिए थे, उस वक्त भी उसी उसी आदमी ने, उसका नाम, गांव का ही बंदा है हमारे, उसी बंदे ने ही मेट का काम किया था उस टाइम। प्रकाश चंद नाम है बंदे का। प्रकाश चंद सनॉफ श्री जीवचंद। सर, जो जीवचंद के नाम से जमीन थी, और प्रकाश चंद उसी का ही बेटा है, जीवचंद का ही।
जो आज 40 साल के बाद हमारे को निकाल रहा है, तो उस वक्त भी मेरे काम उसी बंदे ने किया। उस टाइम नहीं लगा पता उसको कि मेरी जमीन जा रही है। जो आज 40 साल के बाद हमारे को मेरा मकान ही पट दिया बंदे ने। और भी तो आप लोग हैं, सुनिए, औरों से भी पैसे ले रहे हैं। 5-6 लोगों ने जो मकान बनाया हुआ है, उस मकान का लोन निकाल रहा है, वो बेच रहा है ना, कोई कुछ नहीं कह रहा है। बेचारे सब ऐसे ही भोले भाले जैसे लोग हैं। और ऊपर से हम भी कुछ नहीं बोलते, हम तो पैसे देने को तैयार थे उसको। मैं अच्छा कहा ओके, इतने साल चलो आप रहा। चलो जी ठीक जी। है, समझ गया बात। आप मुझे जी ये सर। बताइए कि जहां पर आपका मकान है, आप इस टाइम निकल चुके हैं बाहर की, उधर बैठे हैं? सर एक मकान तो पट दिया सर, बेच दिया बंदे, दूसरा बंदा वहां मकान बनाने बनाने स्टार्ट कर दिया। तो क्या आपका जब मकान जिसको पट रहा है, आपने कोई सर मैंने 1100 एप्लीकेशन? नंबर में तो इसीलिए फोन किया। 1100 नंबर में इसीलिए फोन किया था कि मेरा मकान पट दिया बंदे ने। मैं कहा 40 साल के बाद आज मेरा मकान पट दिया, इसलिए मैंने 1100 नंबर में कॉल किया आप था। आप क्या गांव के किसी पंचायत अधिकारी के पास गए? जी जी, हाँ जी हाँ जी। सुनिए, सतीश जी, आपको एक काम करना है। जी एक जी। एप्लीकेशन लिखना है तहसीलदार, जो भी आप लोग का तहसीलदार शायद निचार आता है, आपको जी लिखना जी, हाँ है, जी। मैं फलाना राम सेवा में तहसीलदार साहब तहसील निचार, विषय जी कब्जा, कब्जा चढ़ाने बारे प्रार्थना पत्र। नीचे लिखना है जी। जी श्रीमान जी, जो भी थोड़ा सा कोर्ट का लैंग्वेज होता है वो थोड़ा सा लगाना पड़ेगा आपको। मान लो मैं सिंपल वे में जी। बोला, निवेदन यह है कि मैं फलाना राम सन ऑफ फलाना राम, गांव शांगो, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। मेरी दादी फलानी देवी का 40 साल 1984-85 में ऐसा पैसा मिला था। उसके बाद मकान हमने खसरा नंबर इतने इतने पर कंस्ट्रक्ट किया है। उसके बाद मेरे पापा जी उस मकान में रहे, मेरे मम्मी जी रहे, वर्तमान में मैं रहता हूँ। उस मकान का इतना मीटर लंबाई इतना मीटर चौड़ाई में हमारा कब्जा 40 सालों से है। आप तुरंत तुरंत इस कब्जा को मौके पर आकर के अपनी अथॉरिटीज को भेज करके कब्जा चढ़ाए। तब इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे आपने वो एप्लीकेशन लगाया, किसी अर्जी निवेश के पास जाना, टिकट लगता है उस पर, उसको प्रॉपर जे में फटाफट उसको अप्लाई करो, और उसमें ऊपर लिखना जी कि ये जो ना मामला क्या बोलते हैं, एक वो है भाई अधिकार से जुड़ा हुआ है, और बिना मतलब हम लोग अगर ये तुरंत एक्शन नहीं लेंगे तो हम जमीन पर आएंगे भी, मतलब हम मकान वंचित हो जाएंगे मकान से, और हम परिवार के साथ रहते हैं। तो फिर उसके बाद तहसीलदार की एक जिम्मेवारी फिक्स हो जाएगी कि वो रेवेन्यू अथॉरिटीज को आपके गांव में भेजेगा। रेवेन्यू अथॉरिटीज आएगी, वो लोग एक तो खुद देखेंगे, दूसरा पंचायत से पूछेंगे कि इस जमीन पर फलाना राम कितने सालों से रह रहा है। फिर वो लोग नाप तोल करेंगे, जितनी लंबाई चौड़ाई जमीन आपका पोजेशन है, कब्जा है, उस जमीन को कानूनन रेवेन्यू अथॉरिटी जो ग्राउंड में आएंगे, जमीन पर आएंगे, जमीनी सतह पर, उनकी जिम्मेवारी जी। बनेगी कि उसको वो कब्जा आपका चढ़ाएंगे। जब कब्जा चढ़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप मालिक बन गए, आप कुछ भी करने लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप मकान में रह सकते हैं, कब्जा आपका चढ़ेगा। अब उस बंदे को आपको वहां से हटाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट से एविक्शन का ऑर्डर कराना पड़ेगा, कोर्ट में बहुत फॉर्मेलिटीज है उसमें। आप भी अपना जब एडवोकेट लगाओगे तो आपके फेवर में भी हो सकता जी जी। सतीश जी, आप समझ गए होंगे, आपने कानूनी प्रक्रिया से करना है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। दोबारा एप्लीकेशन जो है तहसीलदार को देना। अगर आपको बातों को समझ नहीं आए तो आप जो है रमेश जी का नंबर मेरे से ले लेना, और रमेश जी से समझना, और उस एप्लीकेशन को पुनः जाकर दोबारा से जो है आपने जो है अपील कर लेना। ठीक है जी। जी सर, जी और जी। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, कानूनी प्रक्रिया से अपना जो जमीन है, अगर 40 साल का, अगर सच में कह रहे कि 40 साल का आप रह रहे हो, और सच में कह रहे कि मेरी दादी का है, सच में कह रहे कि इंदिरा आवास में मिला है, तो आपको जरूर न्याय मिलेगा। तो चलिए, हमारे अतिथि जी से हम आभार प्रकट करते हैं। रमेश सर, आपका बहुत बहुत आभार हमारे पेज से जुड़ने के लिए, और आज आपने अतिथि महोदय को कानूनी सलाह दिया, कानूनी प्रकार से आपने समझाया। शायद सिग्नल की दिक्कत है। जी जी। तो अब आप समझ गए होंगे, आपको किसी भी प्रकार का उलझना नहीं है। हमारा मकसद रहता है पेज के द्वारा आपको सही निर्णय मिले। हम नहीं चाहते कि आप जो है अपनी जो है भरावट 1100 नंबर के द्वारा निकाले, या फिर
पुलिस के द्वारा करें। आप कानूनी प्रक्रिया को कानूनी तरीके से समझे। अगर 40 साल से रहते हैं तो आप एप्लीकेशन दायर कीजिए और उसी प्रकार से जैसे जैसे रमेश जी ने कहा, अपने जमीन को वापस लेने के लिए आप जो है अब तत्पर जो है काम कीजिए और बगैर लड़ाई झगड़ा किए। तो चलिए, आप हमारे पेज से जुड़े और अपना काम आप कीजिए और आपकी जमीन मिले, हम यही आपका जो है शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार जी, शुभ रात्रि। हमारे आज का एपिसोड में था कि इंदिरा आवास के दौरान मिला जो 1984-85 की जमीन जो है हमारे सतीश नेगी जी की दादी जी को मिला था। वर्तमान में 40-50 साल के बाद कोई आता है, कहता कि मेरा जमीन जो है यहाँ से निकल जाओ। तो अब जो है कानूनी प्रक्रिया को हमारे सतीश जी समझे नहीं थे, इसलिए हमने एक्सपर्ट को बुलाया। अगर इस प्रकार की कोई समस्या किन्नौर के अंदर में रहती है, अगर आप समझ नहीं रहे तो हमारे एपिसोड में आए, हम एक्सपर्ट के द्वारा आपको जो सलाह देने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद नहीं, आप अपने समुदाय में लड़े, आपसी मतभेद बनाए। आप समुदाय में रहना है और समुदाय में एकजुट रहना है, लेकिन अपने हक हकूक को कानूनी तरीके से लेना है। तो चलिए, मिलते हैं हम अगले एपिसोड में पुनः। हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा किन्नौर बिना लड़ाई झगड़ा से शांतिपूर्वक तरीके से अपने कानून को ले, अपने अधिकारों को ले, अपने हकूक को ले। अगर कोई आप पर दबाव बनाता है तो उस पर भी कानूनी प्रक्रिया करे, हाथापाई ना करे। तो मिलते हैं अगले हमारा जो शनिवार को साप्ताहिक बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। आप लोग हमारे पेज के साथ जुड़े रहते हैं, तो चलिए यहाँ पर जुड़े रहते हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो है यहाँ हर समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। किसी प्रकार का समस्या हो तो शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय किन्नौर।